महादेव। बोलो हाँ ठीक আছে। यह है 5 की बात। मैं हूं नगमा और आप देख रहे थे उत्तराखंड से आई भी कुछ तस्वीरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं और आज 5वां दिन है। ये मजदूर 40 मजदूर सुरंग जो निर्माणाधीन है उसके अंदर फंसे हुए हैं और आज 5वां दिन है जब उनको बचाने की, उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है क्योंकि एक भी मजदूर बाहर नहीं आ पाए हैं। सुरंग के अंदर मलबा गिरने की वजह से ये मजदूर फंसे हुए हैं पिछले 4 दिनों से। आज ये 5वां दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब एक नई मशीन आई है। जो पहले मशीन आई थी वो नाकाम रही। अब एक हाई पावर अमेरिकन ऑगर मशीन ने ड्रिलिंग का काम शुरू किया है और कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम पूरा भी किया गया है। इस भारी भरकम विशाल मशीन को दिल्ली से 2 हर्क्यूलिस C-130 जो मालवाहक विमान होते हैं उन्हें यहां तक लाया गया है और इस बीच सुरंग में फंसे हुए मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात भी हो रही है और एक पाइप के जरिए उन तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, पानी पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां और कहा जा रहा है कि खाने का कुछ सामान भी वहां पे पहुंचाया जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो काफ़ी दर्दनाक है क्योंकि ये मजदूर लगातार 4 दिन से उसके अंदर बंद हैं। कैसे जो ये अमेरिकी मशीनें ड्रिलिंग कर रही हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में बात की NDTV से NDRF के DG अतुल करवाल ने। ये मशीन एक 800 मिलीमीटर के डायमीटर की पाइप रबल के थ्रू पुश करती है। अंदाजन 2.5 फुट की अगर आप कहें विड्थ है उस ट्यूब की, और वो पाइप पुश करते करते एक बाद एक पाइप को अटैच करती रहती है और धीरे धीरे उन पाइप्स का एक पूरा कॉलम एक उस छोर निकल जाता है तो उसमें से प्रवेश करके पाइप के थ्रू क्रॉल करके लोग बाहर निकलने के काबिल हो जाएंगे। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर 70 मीटर का डेब्री है तो 10 घंटे में 12 घंटे में 60-70 मीटर हम कवर कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रास्ते में कोई और ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। लोहे की रॉड जो छत में थी वो सामने आ सकती हैं क्योंकि वो शायद दब गई हो मलबे में। बड़े पत्थर आ सकते हैं रास्ते में, तो उन्हें क्लियर करने के लिए हमारी तैयारी ये है कि जरूरत पड़े तो NDRF के रेस्क्यूअर्स अपने इक्विपमेंट के साथ में, अगर उनको सामने आयरन रॉड्स मिलती हैं उसको काटने की औजार उनके पास हैं, अगर सामने बड़ा पत्थर आ गया है उसको तोड़ने के औजार उनके पास हैं, तो रेस्क्यूअर्स की ये तैयारी है कि वो इस तरह घुस के टनल जो बन रही है पाइप के जरिए से उसका रास्ता क्लियर करते रहें। तो थोड़ा और अधिक समय लगने की पॉसिबिलिटी। ये साफ है कि और अधिक समय लगने की पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और यही परेशान करने वाली बात है उन तमाम परिवारों के लिए जिनके लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। 4 दिन पूरा गुजर चुका है, आज 5वां दिन है। तो किस तरह से ये रेस्क्यू टीम काम कर रही है, वहाँ पर की स्थिति क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी जो वहाँ मौजूद हैं, किशोर रावत। लगभग 100 घंटे से ज़्यादा इन 40 जिंदगियों को इस टनल में फंसे हो चुके हैं और वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है और लगातार जो यहाँ पर मशीन है, ऑगर मशीन है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जो हाईली पावर मशीन है, जो अमेरिकन मशीन है, ऑगर मशीन, उसने अपना काम शुरू किया है। लगभग 6 मीटर तक उसने अपनी जो पाइप है वो फिट कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 6 मीटर तक उसने खुदाई करी है, उसमें 5 मीटर का पाइप लगेगा, उसके बाद 6-6 मीटर के पाइप से उसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। लगभग समय की बात करी जाए तो 1 घंटे में वो 5 मीटर की ड्रिलिंग करती है और उसके अलावा जो दूसरा समय लगता है
यानी वेल्डिंग करना है पाइपों को, उसके बाद पूरा इंस्टॉलेशन करना है, तो वो लगभग 2 से ढाई घंटे लगता है। तो यानी जो समय है वो लंबा खींचने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मशीन धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया और सबको इसी मशीन से उम्मीद है। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को 2 दिन भी लग सकते हैं और तीसरा दिन भी लग सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि सेफ्टी सबसे मेजर पॉइंट और सेफ होके ही उनको निकाला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल की टीमें हैं, एम्बुलेंसेज है और सभी हॉस्पिटल जो आसपास के हॉस्पिटलों को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है ताकि वो तैयार रहें, क्योंकि पूरी रात भर और 3 शिफ्ट में जो मशीन का काम कर रहे हैं इंजीनियर्स और जो वर्कर्स हैं 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और लगातार वो उनका काम चल रहा है। सभी का मकसद ये है कि 100 घंटे से ज़्यादा जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालना है, उनको दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन और सभी चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। लगातार कोशिश है कि ये जल्द बाहर आए। सिक्यारा टंडल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। बस उम्मीद है और तमाम लोगों की ये प्रार्थना है कि जल्द ये बाहर आए, लेकिन समय लग सकता है अभी और। खुद मंत्री जी ने ये कहा है कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसमें कोशिश तो की जा रही है। इस बीच सुरंग के अंदर फंसे हुए एक मजदूर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। महादेव नाम का ये मजदूर अपने मामा से फोन पे बात कर रहा है। बातचीत में उसने कहा कि वो और उसके साथी सुरक्षित हैं। महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु, चिंता नहीं करे बोल कुह तुम्हें निजे को बोली दियो बनु के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो दादा हाँ ठीक আছে। थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए, इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा ये जो आवाज़ बाहर आई है, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी राहत है परिवारों के लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं। बहुत मुश्किल वक्त उनके लिए बीत रहा है। किशोर रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, आप वहाँ पे मौजूद हैं और आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं लगातार। इस समय कार्रवाई शुरू हो गई है, स्थिति वहाँ पे इस समय फिर भी ये लग रहा है कि 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, पर ये जो नई ड्रिलिंग मशीन आई है, पहले इसके बारे में ज़रा बताएं कि कितनी उम्मीद इससे जुड़ रही है। वहाँ पे जो लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो ड्रिलिंग मशीन आई है, ऑगर जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, काफ़ी एडवांस है और काफ़ी हैवी ये ड्रिल करती है। अब सभी की नज़र इसी पे, हर उम्मीद भी इसी से है और सभी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम ये जो मशीन लाई गई है, करीबन 25 टन की मशीन है ये, और तेज़ी से ड्रिल करे। इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है और करीबन 6 मीटर इसने पहले जो ड्रिल करी थी और पाइप फिट किया था। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दूसरे पाइप को वेल्डिंग करके उसको भी फिट किया जा रहा है। यानी लगभग अगर हम जोड़ा जाए तो करीबन 10 मीटर या 12 मीटर के करीब वो पाइप अभी फिट होने वाला है। तो ये अच्छी खबर है और लगातार जो ड्रिलिंग मशीन है वो काम कर रही है और इस मशीन से ना सिर्फ उन 40 लोगों को एक उम्मीद है, बल्कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा उनके परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़े हुए, उनको भी ये उम्मीद है कि जल्द ही ये यहाँ से लोग बाहर निकाले जा सकेंगे। हालांकि इसमें अभी थोड़ा समय है क्योंकि ड्रिलिंग करना और हमने ड्रिलिंग के कल बाद देखा था तमाम बहुत सारे लोग नाराज थे बहुत वहां पर हंगामा भी हो रहा था और कुछ लोगों को मैंने भी सुना था कि बहुत एजिटेटेड, बहुत परेशान है जिस तरह की ये स्थिति है और ये भी कह रहे थे कि कोई खाना पानी नहीं पहुंचा। पर इस समय आपने जो देखा या सुना वहां पे जो बात की है, क्या स्थिति है? कुछ ऐसा खाना तो उन्हें वैसा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो भी थोड़ा दिया जा रहा है जीवित रखने के लिए, पानी दी जा रही है, ऑक्सीजन है, तो अंदर से जो स्थिति उनको ठीक रखने के लिए और ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रैप्ड हैं, अब 4 दिन और 5वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो सही सलामत रहें? बिल्कुल, जो लोग नाराज़ थे वो उनके साथी थे, कुछ परिवार वाले थे उनका, क्योंकि हर किसी के मन में एक पीड़ा है कि उनके जो परिजन है वो अंदर फंसे हैं। उनको इस बात की बड़ी दिक्कत है और एक तरह से बहुत उनको उम्मीद है कि जल्दी से वो बाहर आएँ। शायद वो गुस्सा और वो उनके प्रति जो उनका प्यार है वो शायद बाहर निकल रहा था। कुछ लोग नाराज़ थे कि खाना नहीं दिया जा रहा उनको, लेकिन वो सारी चीज़ें हर 2 घंटे में उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है, जो पाइप के माध्यम से जा सकता है वो दिया जा रहा है।
ऐसे नॉर्मल फूड तो नहीं मिल सकता, लेकिन उनको एनर्जी के लिए जैसे ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, इसके अलावा चने दिए जा रहे हैं, भिगोए हुए चने दिए जा रहे हैं, मुरमुरे दिए जा रहे हैं, मूंगफलियां दिए जा रही है, और पॉपकॉर्न्स जो होते हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, ताकि क्योंकि ये वैसी चीज़ है जो एनर्जी देते हैं, फाइबर्स होते हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय के लिए फूड्स सबसे ज़्यादा ऐसी सिचुएशन के लिए कामयाब होते हैं। और जो ऑक्सीजन है, लगातार ऑक्सीजन पाइप्स वहाँ फिटेड है, उनसे ऑक्सीजन दी जा रही है, पानी की सप्लाई ऑलरेडी वहाँ पर, और लाइट भी है वहाँ पर। अब ऐसे में जो लोग हैं वो नाराज़ ज़रूर हो रहे थे, परिजन नाराज़ हो रहे थे, उनको समझाया गया कि लगातार जो ऑपरेशन है वो तेज़ी से चल रहा है। उनको भी ये समझाया गया कि स्थिति बेहद ही विकट है, क्योंकि धरती के अंदर 270 मीटर अगर कोई फंसा हुआ है, उसको कैसे बाहर निकाला जाए, और लगातार मलबा गिर रहा है, तो ये बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। हालांकि कुछ उन्होंने कहा कि कंपनी के वालों की गलती है, तो ये सारी चीज़ें बाद में वो लोग रख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ये 40 लोग बाहर आएँ, और 40 लोग जब बाहर आएंगे वो सकुशल बाहर आ जाए, जिसकी सबको उम्मीद है, उसके बाद ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से चल रहा है, जो ऑगर मशीन है वो अपना काम कर रही है, और चूंकि इस पर सबकी उम्मीद टिकी हुई है। बिल्कुल उम्मीद टिकी हुई है, पर ये उसके बहुत सुरक्षित और बहुत एहतियात के साथ काम करना, ये भी तमाम जानकार कह रहे हैं, और धीरे धीरे इसलिए आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर। नीचे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना, और ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि सारे के सारे लोग सुरक्षित बाहर आएँ। आपका धन्यवाद किशोर। वहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि उत्तरकाशी की बात हम कर रहे हैं वहाँ, और ये ठंड का मौसम है, और ठंड भी काफ़ी वहाँ पर हो रही होगी। कई तरह की मुश्किलें हैं, और ये सब लोग ज़मीन के इतने नीचे फंसे हैं। हमारे साथ वीएन हेगड़े भी जुड़ गए हैं, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। हेगड़े साहब, बड़ी उम्मीद है इस मशीन से, ऑगर मशीन किस तरह की होती है? यह मशीन, हैवी ड्रिलिंग मशीन जो अमेरिकन मशीन है, वहाँ पहुँची है, और अब बस इसी का नाम है सबकी ज़ुबान पे कि ये इससे शायद ड्रिलिंग हो पाए और लोग बाहर आएँ। किस तरह की ये मशीन होती है, क्या काम करती, कैसे काम करती है? First of all, I would like to pray God as along with all of you people, ये सब जो अंदर फंसे हुए हैं वो सही सलामत कितना जल्दी हो सके वो बाहर आए। With this, ये जो मशीन बाहर से मंगवाया गया है, I think it's a highly sophisticated machine है, and 1 घंटे में 6 मीटर आपने सुना, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ड्रिलिंग कर सकता है, एंड बट 30 to 40 मीटर ड्रिलिंग करने का बाकी है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, लाइक फ्रॉम द अर्लियर न्यूज़। आई थिंक जितना जल्दी हो सके 2 to 3 days में, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू गेट इन टू दिस पीपल, एंड उनको बाहर निकाल सकता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एंड लेट अस होप, यू नो, बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आ सकता है, इन द सेंस। तो जो ड्रिलिंग में क्या क्या मुश्किल आ सकती है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? जैसा बताया कि अभी 1 घंटे में 6 मीटर ड्रिल कर रही है, 30 से 40 मीटर ड्रिल करना है, तो समय तो लगेगा, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, और धीरे धीरे भी करना है, बहुत तेजी से ड्रिल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ इसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं। चैलेंजेस आ सकता है उधर, यू नो, पहले लाइनर कैसा, लाइनर कंक्रीट लाइनर टनल में किया था हमें मालूम नहीं है। वो टनल लाइनर में रीइंफोर्समेंट, यू नो, स्टील हो सकता है, स्टील फंस सकता है, रॉक, हार्ड रॉक भी फंस सकता है। सो ऐसा मुश्किलें आ सकता है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस डिफिकल्टीज और कुछ मुश्किलें मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। एंड ये 2-3 मुश्किलें, यू नो, लाइक रीइंफोर्समेंट फंसने का और हार्ड रॉक विच इज़ नॉट एंटिसिपेटेड, वो भी रास्ते में आने का संभावनाएं है, उसको हमको एड्रेस करने का है। बट होपफुली आई थिंक, मैंने सुना पहले, यू नो, अधिकारियों को, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू, यू नो, रीच दिस लोकेशन बाय 2 to 3 days वेरी कंफर्टेबली। हम प्रार्थना करेंगे वो कर पाएंगे। सही कह रहे हैं आप। और इस तरह की ड्रिलिंग में ये चुनौतियां हैं कि हार्ड रॉक्स भी आ सकते हैं, पर और धीरे धीरे ड्रिलिंग होनी है, बहुत तेज़ी से नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो माउंटेन्स हैं फ्रेजाइल भी हैं, ये भी है कि और मलबा भी गिर सकता है। मलबा भी गिर सकता है, बट ये सॉर्ट ऑफ ये शील्ड है, यू नो, किसी ने एक्सप्लेन किया, आफ्टर ड्रिलिंग 6 मीटर अनदर 6 मीटर मॉड्यूल को, यू नो, जोड़ा जाता है। ये स्टील, आपने देखा, स्टील शील्ड है,
ये स्टील शील्ड है, इसलिए वो मलबा गिरने से कुछ, इसके ऊपर गिरने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट जो अंदर फंसे हुए हैं, उधर मलबा, मेरे ख्याल से उधर मलबा गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंदर है। उधर मलबा नहीं गिरना चाहिए। मलबा जो गिरा है वो गिर गया है रास्ते में, इन बिटवीन जो लोग फंसे हुए हैं और बाहर बिटवीन जगह में मलबा ऑलरेडी गिरा हुआ है, और मलबा जो लोग फंसे हुए हैं उधर गिरना नहीं चाहिए। एंड लेट अस ओनली होप। एक बात है, ये सब जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ये 100% लाइक प्रिडिक्शन करना उसका स्ट्रेंथ और फॉर्मेशन को बहुत मुश्किल है। बहुत काम एक्सपीरियंस के ऊपर ही बोला जा सकता है। जियोटेक्निकल एस्पेक्ट्स और जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो एस्पेक्ट है, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसा नहीं है, वेयर 100% विथ परफेक्शन वी कैन कैलकुलेशन करके प्रेडिक्ट कर सकता है। ये जो ये एस्पेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग इज लिटिल बिट ऑलवेज नॉट 100% परफेक्शन। सो अनसर्टेनिटी रहते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। नहीं, सही कहा आपने। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, और यहाँ पर जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो थोड़े नाजुक भी हैं। हिमालयन पूरा जो रेंज है वो थोड़ा फ्रैजाइल माउंटेन है जी। तो उसमें सुरंग बनाई जब जा रही है, उस वक्त भी ये सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, प्लान बी, एक एग्जिट रूट भी होना चाहिए था क्या, और सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे उन वर्कर्स के लिए जो अंदर गए हैं। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएन हेगड़े। जैसा आपने कहा, सब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि ये 40 लोग जो अंदर फंसे हैं वो बाहर निकल आएँ सही सलामत। लेकिन इस समय एक बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा इम्तिहान है उन परिवारों का, 40 परिवारों का, जिनके लोग वहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं। 4 दिन गुजर चुके हैं। इस वक्त राहत का काम, बचाव का काम चल रहा है। हालांकि पानी, ऑक्सीजन, कुछ खाना, इस तरह की चीज़ें उन्हें अंदर भेजी जा रही हैं, लेकिन इस ज़मीन के इतने नीचे एक तरह से ट्रैप्ड रहना और उसमें अपने मोराल को ऊंचा रखना और हिम्मत बांधे रहना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम आज की बात में। ब्रेक के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके मुताबिक जहां जहां महिलाएं विधायक हैं उन सीटों पे कम भ्रष्टाचार है, लेकिन सवाल है कि चुनावी मैदान में महिलाओं की संख्या ही कितनी है। एक ब्रेक के बाद। दिल्ली पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में नर्सिंग होम अग्रवाल मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा और सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि इन्होंने साल 2022 में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज असगर अली की सर्जरी कर दी। शुरुआत में मरीज को कहा गया कि ये सर्जरी सर्जन डॉक्टर जसप्रीत करेंगे, लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले डॉक्टर नीरज की पत्नी पूजा और पेशे से टेक्नीशियन महेंद्र नाम के शख्स ने सर्जरी को अंजाम दिया, जिसके चलते पेशेंट असगर अली की मौत हो गई। इस मामले की जांच मेडिकल काउंसिल कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज, उनकी पत्नी पूजा, सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह और एक्स लैब टेक्नीशियन महेंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन 4 को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके जरूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। इस वक्त हम GK1 के अग्रवाल मेडिकल सेंटर पे हैं। ये वही सेंटर है जिस पर सीधे सीधे आरोप लगा है कि यहाँ पर एक पेशेंट असगर अली 2022 में जिनका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन था, उनको ऑपरेट डॉक्टर ने नहीं बल्कि वहाँ पे जो सहायक और टेक्नीशियन हैं पूजा और साथ में महेंद्र, उन्होंने कर दिया, और जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दिल्ली मेडिकल काउंसिल में उसकी शिकायत की गई और शिकायत के बाद अब पुलिस ने इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि
पेशेंट की मौत की बात सामने में निकल कर आई है। और यही नहीं, जब पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पे करीब 400 से ज़्यादा ऐसे जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट हैं उस पर सिग्नेचर किया हुआ था, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उस पर सिग्नेचर किया हुआ था। 414 प्रिस्क्रिप्शन पे ब्लैंक वो था प्रिस्क्रिप्शन, उस पर सिग्नेचर था किसी डॉक्टर का। साथ में यहाँ पर जो एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड थी उसकी मौजूदगी यहाँ पर मिली है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली हैं जिस पे पाबंदी है। यहाँ पर एक मरीज भी हैं जिनसे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जिनका आज यहीं पर सर्जरी होनी थी। किस चीज, अपना नाम बता दीजिए। सुधा। सुधा, किस चीज की सर्जरी होनी थी आपकी? पित्त की थैली में पत्थर था। तो बाल बची हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के जो सहायक हैं वो भी सर्जरी कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आके क्या पता चला? यहाँ पे आके पता चला कि बहुत से लोगों की मौत हो गई। ये डॉक्टर फर्जी है इसलिए। तो लगा कि बच गए हम। हाँ, मैं तो बच गई, पता चल गया तो बच गई, नहीं तो मेरा भी पता नहीं क्या होता। कहाँ से आई हैं आप? बसंत विहार से। बसंत विहार से। किसने भेजा था यहाँ के लिए, अग्रवाल मेडिकल सेंटर के लिए? वो तो उन्हें को पता, मेरे हस्बैंड को। हस्बैंड को पता मुझे। किसी के जरिए पता चला था? हाँ। और कल सर्जरी के लिए बुलाई थी, लेकिन आप आ जाएंगे। कल बुलाया था पर मैं कल आई नहीं, मैंने दौज है इसलिए मैंने परसों जाऊंगी। आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि पुराने वक्त में कितने ऐसे सर्जरी को अंजाम यहाँ पर दिया गया जिससे किसी मरीज की मौत हो गई। तो मामला अपने आप में गंभीर है। क्वैक डॉक्टर का मामला है, जहाँ पे सर्जरी 2 लोगों के पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने बताया है कि वो उनसे एफिलिएटेड हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, और साथ में डॉक्टर जसप्रीत। लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं, पूजा और महेंद्र, वो दरअसल महेंद्र टेक्नीशियन है, पूजा सहायिका है, जिन्होंने सर्जरी को अंजाम दिया। अब आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली के पॉश इलाके GK1 में इस तरीके से अगर सर्जरी को अंजाम, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और क्वैक डॉक्टर्स दे रहे हों, तो नतीजा आपके सामने है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। बहुत बड़ा मामला है ये। मेडिकल क्रिमिनल केस जो होता है वो है ये मामला, और इस पर हमारे संवाददाता परिमल कुमार ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी से बात की है। फर्जी डॉक्टर अगर आपकी सर्जरी कर दे तो सोचिए कि क्या होगा। हुआ वैसा ही। असगर अली की मौत हो गई। 2022 में गोल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी, और ये GK1 जो पॉश इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे अग्रवाल मेडिकल सेंटर के नाम से जहाँ पे उनकी सर्जरी हुई थी, उसको लेकर शिकायतों का एक अंबार है। हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं। डॉक्टर गिरीश, कितनी शिकायतें होंगी इस अग्रवाल मेडिकल सेंटर को लेकर आपके? करीब हमारे पास पीछे 6-7 कंप्लेंट तो हमारे पास कम से कम आई हुई हैं, जिसमें से 2-3 में हमने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है। और अभी पुलिस से हमारे पास पिछले अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पुलिस ने हमारे पास करीब 9 कंप्लेंट्स भेजी हैं, जिसमें से कि हम 3 को इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। पुलिस से हमने बाकी कंप्लेंट्स का भी डिटेल मांगा है। तो कितना कंप्लेंट है टोटल, मतलब पुलिस के पास, और कितनी कंप्लेंट है जो आपके पास आनी है 9 के अलावा? भाई 6 तो ये हो गई उससे पहले, और अभी एक रिसेंटली हमारे पास कल 13 तारीख को एक कंप्लेंट आई हमारे पास, जिसमें कि असगर अली के जिसकी मौत हुई है उसकी वाइफ ने कंप्लेंट करी है, जिसके रिगार्डिंग उसने पूरा डिटेल में कंप्लेंट करी है। उसमें भी हमने कंप्लेनेंट से मांगे हैं रिकॉर्ड्स, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हमारे को देने के लिए, ताकि उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। कुल मिला के दर्जन भर कंप्लेंट है दिल्ली मेडिकल, दर्जन भर कंप्लेंट हमारे पास हैं। और साथ में इसके खिलाफ एक कंप्लेंट हमारे पास कम से कम मेरे ख्याल कुछ साल पहले आई थी, जो कि कोर्ट ने भेजा था। इसने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था किसी आदमी को, 26 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था उसको कि रेस्ट के लिए। उसने वो मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में दिया। उसमें भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट हमने पाया कि काफ़ी अनियमितताएं थी। जैसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट जब दिया जाता है तो उसमें मरीज के सिग्नेचर होते हैं, उस पर मरीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है उसमें, या थंब इम्प्रेशन होगा, या उसमें जो सीरियल नंबर होते हैं, ये सारी चीजें मिसिंग थी। उसके अलावा जो 2 और शिकायतों का आपने निपटारा किया है, उसमें क्या क्या एक्शन लिया था? उसमें भी हमने इसका मेरे ख्याल 1 महीने के लिए इसका नाम रिमूव करा था हमने। 1 महीने का नाम रिमूव का मतलब है कि 1 महीने के लिए इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता था वो, इसलिए हमने एक्शन लिया था जी। और यहाँ पर जो डॉक्टर नीरज अग्रवाल हैं, जिनके नाम पर ये अग्रवाल मेडिकल सेंटर है, उनके पास ये कागज जो है दुरुस्त है, मतलब जो डॉक्टर नीरज अगर हमसे रजिस्टर्ड है एज MBBS और MD मेडिसिन। और कौन रजिस्टर्ड है सर यहाँ? एक सर्जन का नाम आ रहा है डॉक्टर जसप्रीत का, वो भी हमसे रजिस्टर्ड है। बाकी जो पूजा अग्रवाल और एक महेंद्र है वो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो एक तरह से क्वैक्स की कैटेगरी में आता है।
और एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के कॉमेडी शो में ये किस तरह का फूहड़ मजा। और हमारी दूसरी खबर, एक बहुत दिलचस्प स्टडी सामने आई है। वर्ल्ड बैंक, राइस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक जॉइंट स्टडी है, जिसके मुताबिक जहां महिलाओं की शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, वहां पर 10% ज्यादा महिलाओं के चुनाव लड़ने और उनकी जीतने की संभावना है, और ये 4 गुना बढ़ जाती है। अभी 4 राज्यों में हो रहे चुनावों में वैसे सिर्फ 11% ही महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। ये 4 राज्य जिसमें चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। साफ है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब भी कितनी कम है। ये स्थिति तब है जब 20 साल में चुनाव लड़ने वाली महिलाएं 152% बढ़ी हैं। लेकिन ये भी एक स्टडी में सामने आया है, इसी स्टडी में, कि जहां महिला विधायक हैं वहां पर विकास 15% तक ज्यादा होता है और भ्रष्टाचार कम। इस स्टडी के लिए 1980 से 2007 के बीच 16 राज्यों की 3473 विधानसभा का आंकड़ा खंगाला गया है, और इसके मुताबिक ये कुछ बड़ी बातें हैं। जहां महिलाएं विधायक हैं वहां भ्रष्टाचार कम है और विकास ज्यादा है। 37% लोग मानते हैं कि पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। 38% लोगों का कहना है कि महिलाएं पद पर हों तो घूसखोरी नहीं होती है। अब आप ये देख लीजिए कि जो चुनावी मैदान है वहां पर महिलाएं हैं कितनी, जैसे जो राज्य हैं और उसमें सीट उम्मीदवार कितनी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की, और यहाँ पर आप देखें कि 1181 कैंडिडेट हैं, जिसमें 155 हैं सिर्फ महिलाएं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 253 है 2534 के मुकाबले। राजस्थान में कुल महिलाओं की संख्या जो चुनाव लड़ रही हैं वो 183 है, पुरुषों की 1875 है, और यहाँ पर सीटें 200 हैं। मिजोरम में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, यहाँ पर 40 तो सीटों की संख्या है, और मिजोरम में आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 18 है। कुल उम्मीदवार जो हैं वो 174 हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि किस दल ने कितनी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो स्टेट वाइज आंकड़े। अगले ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं कि किस दल ने कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जैसे राज्य जो है वहाँ पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को आप अलग अलग अगर देखें तो 28 सीटें दी हैं कांग्रेस ने और 22 दी हैं बीजेपी ने महिलाओं को टिकट। ये राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 27 महिलाओं को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में देखिए कि स्थिति क्या है। यहाँ पर 18 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि 15 को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस पर अपने आकलन के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। मनीषा जी, ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े जो इस स्टडी से सामने आए हैं, इंटरेस्टिंग स्टडी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि क्या कोरिलेशन दिखता है, जहां पर महिलाएं ज़्यादा हैं वहां पर भ्रष्टाचार कम है, बट अफसोस की बात यह कि महिलाओं की संख्या अभी भी काफ़ी कम है। देखिए, पहली बात जो आपने कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जहां महिलाओं में पढ़ाई ज़्यादा है, और वो पढ़ाई जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस क्लास में पढ़ लिया या इतना पास कर गई। पढ़ना लिखना एक इंडिकेटर है, वास्तव में जो उससे महिलाओं में परिवर्तन है वो कहीं ज्यादा व्यापक है, और उससे पूरे एक व्यक्तित्व में, आपके सोचने की शक्ति में, आपके फैसले ले सकने की शक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। और महिलाओं की बाध्यताएं कहाँ शुरू होती हैं? परिवार में महिलाएं बाध्य रहती हैं कि मैं सब कुछ निपटा लूं, उसके बाद मैं जाके नौकरी करूंगी, सब कुछ संभल जाए तब मैं जाके वोट डालूंगी, कहीं वोट डालने जाऊं तो मुझ पर कोई आक्रमण दबंग कोई ना कर दे, या मेरी प्रतिष्ठा जो है उसका कोई हनन नहीं हो। तो बहुत महिलाएं जब पढ़ लिख लेंगी तो महिलाएं एक कलेक्टिव फोर्स की तरह उभरती हैं। महिलाएं पहले खुद एक्ट नहीं करती, वो समूहों में चलती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करना। तो इससे एक विमेन्स कलेक्टिव का जो पूरा एक एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। महिलाओं के मत डालने में और पुरुषों के मत डालने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन मत डालने से भी कहीं ज्यादा महिलाएं नेतृत्व कब करती हैं?
जब माहौल उनको एक अलग नजरिए से देखता है। मैं जब छोटी बच्ची थी तो मुझे ये समझाया जाता था कि महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और वो बात जो है वो अब कोई 50 साल पुरानी बात हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आधी सदी में आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहने में मुझे इस बात, आज ये छोटा कार्यक्रम जरूर होगा लेकिन हम एक इतिहास के दौर को एक तरह से उसको हम मोड़ रहे हैं, एक नया रास्ता दे रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के पढ़ने के चलते जो है ये माहौल बदला है, महिलाओं के पक्ष में बदला है और महिलाएं अब नेतृत्व भी लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, और आगे आने वाले दिनों में महिलाओं के रिजर्वेशन की जो बात है की गई है इस बार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वगैरह, ये आप देखिएगा कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ के और महिलाओं का सशक्तिकरण इससे होगा, क्योंकि महिलाएं एक बार निकल पड़ती हैं तो फिर उसको आप रोक नहीं पाते हैं किसी तरह की ताकत से। अब टीवी पे अगर हम और आप आ ही गए हैं तो ये अब दौर नहीं हो सकता कि हमको अब जीनी बाबा वापस बंद कर दिया जाए बोतल में। तो जहां महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिले वहां महिलाओं को अपना हक जमाना चाहिए, और पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुषों का ही नहीं, पुरुष प्रधान उस तरह के सोच का जो समाज है वो हमेशा चाहेगा कि सत्ता जो है वो आसानी से नहीं खिसके, और उसमें दबाव महिलाओं पे बनाया जाता है। महिलाएं जब उस दबाव को समझ लेती है तो निकल पड़ती हैं। और दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, करप्शन और भ्रष्टाचार की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने दोस्तों में से देखा, बहुत पब्लिक सर्विस में गई, पुलिस में गई, इनकम टैक्स में गई, पढ़ने लिखने का काम किया, महिलाओं ने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, और कभी भी गलत रास्ता अख्तियार करके और वो जल्दीबाजी में शॉर्टकट वे में करप्शन बेस्ड वो उन्होंने ऑयलिंग प्रोसेस या फैसिलिटेटिंग प्रोसेस नहीं ढूंढा। जो कठिन रास्ता था, कठिनाई वाला रास्ता चुना आगे बढ़ने का। तो आपका डेटा वास्तव में उसी बात को दर्शा रहा है, एक रोबस्ट तरीके से दर्शा रहा है। तो मनीषा जी, ये आपको अगर हम इसका आकलन करें, आपकी जो समझ है उस हिसाब से आपको क्या रिलेशन लगता है इसमें कि करप्शन और महिलाएं, जहां महिलाएं हैं वहां महिला विधायक हैं, वहां पे करप्शन कम है और विकास ज्यादा है। इस सोच के पीछे बहुत पब्लिक लाइफ में एग्जाम्पल है, पर पॉलिटिक्स में भी ये एग्जाम्पल दिखता है आपको? धांधली की जो प्रक्रिया है उससे कौन पीछे छूटता है? धांधली के चलते महिलाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारा काम है इंडस्ट्रियल उद्योग के दायरे में। महिला उद्योगपति, आपको उद्योगपति, उद्योग पत्नियां या उद्योग महिला तो कम ही मिलती हैं। श्रम कर्मी महिलाएं मिल जाएंगी, पढ़ लिख के बड़ा छोटा काम मिलता है। तो धांधली का रास्ता जो महिलाओं का रास्ता नहीं होता है। दूसरी बात है कि महिलाएं जो है परिवार में मूल्यों का सिंचन करती हैं। वो ऐसा नहीं करती कि अपने बच्चों को सिखाएं कि सच बोलना, गांधी जी के 3 मंदिर ऐसे थे, और जाके खुद वो 1 घंटे बाद जो है चोरी और दलाली का काम शुरू कर दें। ये नहीं होता। और छोटे बाजार में भी जहां चोरी, दलाली, राशन कार्ड का या लाइसेंस बनाने की जो दलाली होती है, उसमें आप देखिए वो पुरुष प्रधान मार्केट है, आपको दिख जाए तो मैं मानूं। तो इस तरह से एक निर्भया का कांड हुआ। मैं तो अब बार बार यही कहती हूँ कि उन बसों में यदि महिलाएं वो बस चला रही होती, महिलाओं को बस खलासी कंडक्टर बना दीजिए और ड्राइवर बना दीजिए, जो कि विदेश में होता है, महिलाएं चलाती हैं बड़े बस। अब हमने हवा बना दिया है कि महिलाएं बस नहीं चला सकती हैं। तो रेप कहाँ हुआ? रेप तो इसीलिए हुआ ना कि वो 2 बदमाश गुंडे, बिल्कुल हैवान लोग थे वहां पे। तो महिलाओं के आने के बाद जो है समाज सुरक्षित कैसे रहे और समाज मूल्य परक कैसे रहे, ये 2 बातें महिलाओं के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो जल्दी वो महिलाएं जल्दीबाजी में नहीं रहती कि मैं किसी ऊंचाई को कैसे भी छू लूं। तो करप्शन एक तरह से इस तरह से कम होता है। दूसरा, महिलाएं करप्शन की भुक्तभोगी हैं। महिलाओं को करप्शन में नहीं लिप्त करने रहने के चलते बहुत सारे काम जो हैं उससे वो उनको, नहीं तुम्हारे लायक ये काम नहीं, तुम ये नहीं करा सकती हो। तो क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? हम क्यों, हमें क्या कमी है? नहीं वहां तो अब ये सब है। महिलाएं चुप लगा जाती हैं, लेकिन चुप लगा जाने के पीछे ये नहीं है कि महिलाएं ये दर्ज करती हैं कि वो सही है। और इसके बाद महिलाओं की जब आवाज खुलती है तो करप्शन के विरोध में सबसे बड़ी आवाज महिलाओं की ही होती है। कोई बड़े बड़े नेता का आप सुनिए, अगर वो भ्रमण पे गए हैं, अगर क्षेत्र दौरे पे या स्थानीय दौरे पे, महिलाएं आके बहुत मालिश करती हैं। तो महिलाओं की आवाज है, लेकिन महिलाओं की आवाज में यदि राजनीतिक नेतृत्व की बात जोड़ी जाती है तो उनकी आवाज और खुलती है और प्रखर होती है। जी जी, शुक्रिया आपका मनीषा प्रेम। आपने बिल्कुल सही बताया कि जो आपकी भी सोच है और जो यहाँ पर दिख भी रहा है इस सर्वे में
कि जहां जहां महिलाएं नेतृत्व में हैं वहां पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये एक स्टडी है, जो आंकड़े हैं उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाले गए हैं और काफ़ी हद तक जब महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है, जब उनकी आवाज़ सामने आती है तो वो मजबूती से वहाँ पे रहती हैं। और ये भ्रष्टाचार और करप्शन की जो दुनिया है वो पुरुष प्रधान दुनिया है। और अफसोस ये है कि अभी भी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, चुनावी राजनीति में काफ़ी कम है। इतना कुछ होने के बाद वो बढ़ी ज़रूर है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जो 4 घंटे चली। बाली में हुए G20 के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है। दोनों सैन फ्रांसिस्को से 48 किलोमीटर दूर फिलोली एस्टेट में मिले। बाइडेन ने ट्वीट कर कहा है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को समझा है। कई ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिसे हम साझा नेतृत्व में हल करने की हमें ज़रूरत है। इस दिशा में आज वास्तविक प्रगति हुई है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया और उन मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखी जिसे लेकर दोनों देशों के विचार मिलते हैं। President Xi and I tasked our teams to maintain a policy and law enforcement coordination going forward to make sure it works. Secondly, and this is critically important, we're reassuming military-to-military contact, direct contacts. So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis. Vital miscalculations on either side can cause real trouble with a country like China or any other major country. And so I think we're made real progress there as well. एक और सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक बार फिर से तानाशाह कहा है। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that is based on a form of government totally different than ours. और इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।